जय हिंद। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 9th। चैप्टर टाइटल्ड है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। ये जो हम बात करते हैं हाई प्रेशर की, लो प्रेशर की, ये जो हम बात करते हैं कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं और इससे रिलेटेड जो वेदर सिस्टम्स हैं, उनकी कहानी क्या है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे और बताया गया है कि जब एयर को हीट किया जाता है तो एयर एक्सपेंड होती है, और जब एयर को कूल किया जाता है तो एयर कंप्रेस होती है। द एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। और ये जो एयर का एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से कहीं हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है। और ये जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। और ये जो एयर का हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को विंड बुलाया जाता है। इनफैक्ट ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी डिटरमाइन करता है कि एयर कब राइज करेगी और कब सिंक करेगी। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हॉट एयर राइजेस अप, और जहां से एयर राइज करती है वहां पे लो प्रेशर देखने को मिलता है, और जहां पे एयर सिंक करती है वहां पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो एयर कब राइज करेगी, कब सिंक करेगी, उसके पीछे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो विंड है, ये विंड हीट और मॉइस्चर को अक्रॉस द प्लेनेट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। पिछले ही चैप्टर में हमने ये बातचीत की है कि ये जो सोलर रेडिएशन का सरप्लस देखने को मिलता है ट्रॉपिक्स में, और पोल्स में जो सोलर रेडिएशन का डेफिसिट देखने को मिलता है, इस सरप्लस को डेफिसिट रीजन्स में ले जाने का काम कौन करता है? विंड करती है। और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये जो एयर वर्टिकली राइज करती है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है ये कूल डाउन होती है और ये क्लाउड्स को फॉर्म करती है, और फिर इन क्लाउड्स की वजह से अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। ये जो एयर का हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये जो एयर का वर्टिकल मोशन है, इसकी वजह से कौन कौन से फिनोमिनाज अकर होते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। जैसे हम बात करेंगे कि ये जो प्रेशर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इनके पीछे क्या कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बात करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, इनके पीछे कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बात करेंगे विंड के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में। हम पढ़ेंगे कि ये जो एयर मासेस हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ऐसी सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले कई सेशन से हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो एक बात तो ये, एक सवाल है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हुए हो, आपके ऊपर ये जो एयर प्रेशर है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपके ऊपर फील होता है या नहीं होता है। अब देखो, आम तौर पर जिसको जानकारी नहीं होगी वो जवाब देगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं लगता है, बट ऐसा है नहीं। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर लगता है। बड़ा सिंपल है ना, कि ये अर्थ का सरफेस है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
कि लगभग 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो अप टू 32 किलोमीटर की हाइट तक में एग्जिस्ट करता है। और आप यहां अर्थ सरफेस पे खड़े हुए हो, इतना लंबा चौड़ा मास ऑफ एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये आपकी बॉडी पे लगता है या नहीं लगता है? जवाब है लगता है। बट हमें फील क्यों नहीं होता? हमें फील इसलिए नहीं होता बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो भी एक काउंटर प्रेशर लगाती है अंदर से। जितना प्रेशर बाहर से एटमॉस्फेयर बॉडी पे लगा रहा है उतना ही प्रेशर बॉडी अंदर से लगाती है, एक काउंटर प्रेशर लगाती है। हालांकि जब आप किसी माउंटेन पे जाओगे, जब आप किसी बहुत ऊंची जगह पे जाओगे, तो आपको ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। होगा क्या? मान लो कि आप 8 किलोमीटर ऊपर चले गए या आप 10 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो अब 8 किलोमीटर की हाइट पे, 10 किलोमीटर की हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि ज्यादातर जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये जो मास है एयर का, ये जो एटमॉस्फेयर है ये कम होता जाता है। इनफैक्ट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर तो अप टू 32 किलोमीटर हाइट तक ही एग्जिस्ट करता है। उसके बियॉन्ड तो ना के बराबर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर तो कम होने लग जाता है। और एटमॉस्फेयर कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। लेकिन हमारी बॉडी तो बचपन से लेके अब तक अर्थ के सरफेस पर ही रही है। उसे तो आदत है कि कितना काउंटर प्रेशर लगाना है। आप ऊपर हाइट पर चले गए हो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया है, लेकिन बॉडी को नहीं पता है, बॉडी उतना ही काउंटर प्रेशर लगा रही है। तो अब क्या होगा? अब नाक से खून निकलेगा। अब क्या होगा? अब कान से खून निकलेगा। बिकॉज बॉडी जो है वो ज्यादा काउंटर प्रेशर लगा रही है और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस हाइट पे है नहीं। तो अर्थ के सरफेस पे अगर सिंपल तौर पे बात करें तो हमारी बॉडी के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें फील नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है? बिकॉज हमारी बॉडी भी अंदर से एक काउंटर प्रेशर लगाती है। सवाल आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल। द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure। बेहद सिंपल। क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है और इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में हमें जानना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो बड़ा सिंपल सा है कि मीन सी लेवल, मतलब जो सी लेवल है वहां से लेके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर एग्जिस्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिली बार में। इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिली बार में। और यह समझना बेहद इजी है कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज ये जो वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर है ये सबसे ज्यादा कहां पे एग्जर्ट हो रहा होगा? ये सबसे ज्यादा सी लेवल पे एग्जर्ट हो रहा होगा, सबसे ज्यादा नीचे वाले लेवल पे एग्जर्ट हो रहा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये जो वेट है ये कम होता जाएगा। वेट कम होता जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे देखने को मिलता है। एक चीज तो ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? मिली बार। दूसरी चीज ये कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे देखने को मिलता है? सी लेवल पे देखने को मिलता है। और सी लेवल पे एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना देखने को मिलता है? 1013.2 मिली बार। कितना देखने को मिलता है? 1013.2 मिली बार। अच्छा, ये हमें समझ में आता है कि ग्रेविटी की वजह से एयर अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा डेंस होती है और इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रेशर देखने को मिलता है वो सी लेवल पे देखने को मिलता है।
वो एक तरीके से अर्थ के सरफेस पर देखने को मिलता है। सी लेवल पे एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1013.2 मिलीबार। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मर्कुरी बैरोमीटर। मर्कुरी बैरोमीटर की मदद से या फिर एनरॉइड बैरोमीटर की मदद से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर किया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये जो प्रेशर है ये डिक्रीज होता है। अभी अभी हमने बात की है, द प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट एट एनी एलिवेशन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर एलिवेशन पे ये जो प्रेशर है ये वेरी करता है और इसी वेरिएशन की वजह से कहीं हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है। और एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है इसी की वजह से एयर जो है वो मोशन में आती है। और ये जो एयर मोशन में होती है उसी को क्या बुलाया जाता है? विंड बुलाया जाता है। विंड जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करती है। देखो, बेहद सिंपल सी बातचीत है। इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। बड़े सिंपल तौर पे अगर बोलें तो सी लेवल से लेके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर देखने को मिलता है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलाया जाता है। दूसरा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द यूनिट्स ऑफ मिली बार। एक्सप्रेस किया जाता है मिली बार की यूनिट्स में। सी लेवल पे जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1013.2 मिली बार। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे देखने को मिलता है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, इसको मेजर किया जाता है मर्कुरी बैरोमीटर की मदद से। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है। किसी भी एलिवेशन पे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इन वेरिएशंस की वजह से कहीं पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो कहीं पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। और एयर जो है वो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर वाले एरियाज तक फ्लो करती है। और ये जो एयर मोशन में होती है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को विंड बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि एयर जो है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है और वो वर्टिकली भी मूव करती है। विच मीन्स कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रेशर में भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रेशर के वेरिएशंस हैं इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रेशर के वर्टिकल वेरिएशंस किस तरीके से देखने को मिलते हैं? देखो, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। और ये जो प्रेशर डिक्रीज होता है विद हाइट ये होता है एट द रेट ऑफ अबाउट 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। मतलब अगर हम 10 मीटर ऊपर की तरफ गए हैं तो प्रेशर लगभग कितने से डिक्रीज हो जाता है? 1 मिलीबार से डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि हर एक जगह पे ये जो डिक्रीज है ये सेम रेट पे देखने को नहीं मिलता है। हर एक जगह पे ये जो प्रेशर में डिक्रीज है ये सेम रेट पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि विद हाइट प्रेशर डिक्रीज होता है। और किस रेट पे डिक्रीज होता है? आमतौर पे अबाउट 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो टेबल है इस टेबल में बात की गई है कि वेरियस लेवल्स पे प्रेशर कितना देखने को मिलेगा। देखो, सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है सी लेवल पे। और सी लेवल पे कितना प्रेशर होता है? 1013.2 मिली बार। फिर अगर हम 1 किलोमीटर हाइट पे चले जाएं, मतलब सी लेवल से लगभग 1 किलोमीटर जितना ऊपर चले जाएं, तो इस 1 किलोमीटर की हाइट पे कितना प्रेशर देखने को मिलता है? लगभग 898.76 मिलीबार। अगर 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं
तो 5 किलोमीटर की हाइट पे लगभग प्रेशर कितना देखने को मिलता है? 540.48 मिलीबार। और लगभग अगर 10 किलोमीटर तक की हाइट तक चले जाएं तो प्रेशर सिर्फ कितना देखने को मिलता है? लगभग 265 मिलीबार। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो सी लेवल पे देखने को मिलता है। ये जो डेटा है, इस डेटा को भले ही याद मत रखना, लेकिन हाँ, सी लेवल पे कितना प्रेशर होता है उसको याद रखना। और एक जनरल पैटर्न अपने दिमाग में याद रखना कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो प्रेशर है ये डिक्रीज होता जाता है। एक बात और, ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, ये जो वर्टिकली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इस डिफरेंस की वजह से जो फोर्स देखने को मिलेगा, ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, कहीं लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट है इसके कंपैरिजन में ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? बिकॉज ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है इसके ऑलमोस्ट इक्वल, इसके ऑलमोस्ट बराबर और अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखने को मिलता है। विच मीन्स कि ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है वो तो इस तरीके से लग रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करके रखता है, और इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड्स देखने को मिलती हैं, हॉरिजॉन्टली फ्लो करती हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ अबाउट 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिक्रीज है ये हमेशा सेम रेट पे नहीं होता है, इसको भी दिमाग में रखना। सबसे ज्यादा प्रेशर सी लेवल पे देखने को मिलता है, कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। अच्छा, दूसरा हमने ये देखा कि ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स नहीं देखने को मिलती हैं। क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? बिकॉज ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है इसको बैलेंस करने के लिए ऑलमोस्ट इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। देखो, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात की गई है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के बारे में। अर्थ के सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस के ऊपर भी कहीं हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है, और एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अर्थ के सरफेस के ऊपर कहां हाई प्रेशर देखने को मिलता है, कहां लो प्रेशर देखने को मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं कि ये जो प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से क्या फिनोमिनाज देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि विंड की डायरेक्शन कैसी रहने वाली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि विंड की वेलोसिटी कैसी रहने वाली है। बड़ा सिंपल है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। अब जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां से विंड फ्लो करने की शुरुआत करेगी, और जहां लो प्रेशर होगा वहां तक फ्लो करेगी। तो विंड की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस हाई प्रेशर का, इस लो प्रेशर का। और विंड की वेलोसिटी क्या होगी उसमें भी इस प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंस होंगे तो विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर उतने ज्यादा इंटेंस नहीं होंगे तो विंड की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है
ये जो प्रेशर का अर्थ के सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको स्टडी किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है बाय ड्राइंग आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल्स। आइसोबार्स को ड्रॉ किया जाता है और ये जो आइसोबार्स हैं इनको कांस्टेंट लेवल्स पर ड्रॉ किया जाता है और फिर स्टडी किया जाता है इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, और आइसोबार्स बड़ा सिंपल, द लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। इससे पिछले चैप्टर में हमने बात की थी आइसोथर्म्स के बारे में, और आइसोथर्म्स क्या होते थे, द लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर वाली प्लेसेस को जो लाइंस कनेक्ट करती थी उनको आइसोथर्म्स बुलाया जाता था। और आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, द लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। इक्वल प्रेशर वाली जगहों को जो लाइंस कनेक्ट करती हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको आइसोबार्स बुलाया जाता है। ये जो आइसोबार्स हैं इनकी मदद से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अच्छा, ये जो आइसोबार्स हैं ये कांस्टेंट लेवल्स पर ड्रॉ किए जाते हैं। बिकॉज हो क्या रहा है, देखो मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है और हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है इसको पढ़ना है, तो हमें आइसोबार्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेकिन अर्थ का सरफेस जैसा हमने प्लेन ड्रॉ किया है ऐसा प्लेन तो नहीं है, हो सकता है कहीं पर छोटा मोटा माउंटेन हो या हिल हो और फिर प्लेन सरफेस हो, कहीं पे हो सकता है छोटा मोटा गड्ढा भी हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें मान लेते हैं इस लेवल पे प्रेशर को स्टडी करना है, तो ये जो माउंटेन की हाइट है इसको रिड्यूस करके यहां तक देखना होगा और देखना होगा कि यहां पे प्रेशर कितना है। ये जो गड्ढा है इसको थोड़ा ऊपर कंसीडर करना होगा और कैलकुलेशन करनी होगी कि अगर ये गड्ढा थोड़ा ऊंचा होता तो इस हाइट पे प्रेशर कितना होता। कांस्टेंट लेवल पे ये जो प्रेशर है इसको स्टडी किया जाता है, ये जो आइसोबार्स हैं इनको ड्रॉ किया जाता है। वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन प्रेशर इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल। मतलब हम पूरा जो सरफेस स्टडी कर रहे होते हैं उस पर जो भी एलिवेशंस होते हैं या जो भी गड्ढे होते हैं उनको सी लेवल तक लेके आते हैं और सी लेवल पे देखते हैं, उस कांस्टेंट लेवल पे देखते हैं कि प्रेशर कितना है और उसके अकॉर्डिंग आइसोबार्स को ड्रॉ किया जाता है। और आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो सी लेवल प्रेशर होता है फिर इस सी लेवल प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप्स में दिखाया जाता है। फिगर 9.1 ये जो फिगर है इस फिगर में आइसोबार्स को दिखाया गया है। ये जो आइसोबार्स हैं ये किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं वो मास्टर्स का सब्जेक्ट है, वो पीएचडी का सब्जेक्ट है। इनफैक्ट जिन लोगों के पास में ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है वो भी इन पैटर्न्स को स्टडी नहीं करते हैं। अगर आपको पीएचडी करनी है ज्योग्राफी में तो फिर ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज बस इतना समझो कि एक प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं हाई प्रेशर तो कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको स्टडी किया जाता है बाय ड्राइंग आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल। आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, द लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। और कांस्टेंट लेवल पे लाके इन आइसोबार्स को क्यों ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में भी ऑलरेडी हमने बात की है। लो प्रेशर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। इन लो प्रेशर सिस्टम्स के बारे में, हाई प्रेशर सिस्टम्स के बारे में जितना हमें जरूरत है उतना हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आगे बात की गई है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। सी लेवल पे वर्ल्ड वाइड ये जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके का दिखता है। देखो अगर इसको बहुत सिंपल तौर पे समझें तो मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, मान लेते हैं कि ये हमारी लंबी चौड़ी अर्थ है और ये जो सी लेवल पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ये मोटा मोटा किस तरीके से देखने को मिलता है। देखो ये अर्थ के ऊपर इक्वेटर है, ये अर्थ के ऊपर क्या है, इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर देखने को मिलता है। इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर देखने को मिलता है जिसको इक्वेटोरियल लो बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, इक्वेटोरियल लो बुलाया जाता है। बड़ा सिंपल है इसको समझना। इक्वेटर के ऊपर हीट होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है
हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है और इक्वेटर के ऊपर क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इक्वेटर से लगभग यहां पे जाओगे, लगभग 30 डिग्री नॉर्थ पे जाओगे और लगभग 30 डिग्री साउथ पे जाओगे। अच्छा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये हमें समझ में आ गया। अगर पोल्स की बात करें, अगर वही सेम लॉजिक लगाएं, तो पोल्स पे सोलर रेडिएशन ना के बराबर रिसीव होती है, पोल्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहां पे हॉट एयर होती नहीं है, यहां पे कोल्ड एयर होती है और वो सिंक करती है। तो पोल्स पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। कैसा प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जो पोल्स पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पोलार हाई बोल देते हैं। दोनों पोल्स पे इधर भी पोलार हाई क्रिएट होगा और ऊपर भी पोलार हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्रिएट होता है, पोल्स पे पोलार हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। कैसा प्रेशर देखने को मिलता है, हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और ये जो हाई प्रेशर है, इसको क्या बुलाया जाता है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई बुलाया जाता है। और लगभग 60 डिग्री नॉर्थ, लगभग 60 डिग्री नॉर्थ और लगभग 60 डिग्री साउथ पे एक बार फिर से लो प्रेशर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लो प्रेशर देखने को मिलता है। और इसको क्या बुलाया जाता है, इसको सब पोलार लो बुलाया जाता है। इसको क्या बुलाया जाता है, इसको सब पोलार लो बुलाया जाता है। और फिर पोल्स पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है और इसको क्या बुलाया जाता है, इसको पोलार हाई बुलाया जाता है। देखो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर हम अर्थ के सरफेस को एकदम फ्लैट कंसीडर कर लें तो सिचुएशन क्या है, ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया है, ये यहाँ पे सब पोलर एरिया है और ये यहाँ पे हमारे पोल्स हैं। सिचुएशन क्या हो रही है, इसको समझते हैं। दोनों तरफ ऐसी सिचुएशन है, तो एक साइड का समझ लेते हैं, दूसरी का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो हो क्या रहा है, इक्वेटर के ऊपर हॉट एयर है, ये जो हॉट एयर है ये ऊपर की तरफ राइज करती है, हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है और इक्वेटर के ऊपर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, ये जो एयर है ये ऊपर जाएगी और फिर इस तरफ मूव करेगी। ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन आएगा, इस सब ट्रॉपिकल रीजन पे ये जो एयर है ये सिंक करने की शुरुआत करेगी, ये नीचे की तरफ आने की शुरुआत करेगी। सब ट्रॉपिकल रीजन में एयर सिंक करने की शुरुआत करती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। जब ये एयर सिंक करके नीचे आएगी तो कुछ एयर वापस इक्वेटर की तरफ चली जाएगी और कुछ एयर जो है वो सब पोलर रीजन की तरफ चली जाएगी। ये जो सब पोलर रीजन है यहां पे एक बार फिर से लो प्रेशर देखने को मिलेगा और ये जो सब पोलर रीजन है यहां पे एक बार फिर से एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। कुछ एयर जो है वो वापस सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ चली जाएगी और कुछ एयर जो है वो पोल्स की तरफ चली जाएगी। और पोल्स पे टेम्परेचर कम है, जो एयर है वो वापस से सिंक करेगी और पोल्स पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है और ये जो साइकिल है ये इस तरीके से चलती है। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसके बारे में और डिटेल में आगे चलते हम पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सी लेवल पे प्रेशर का वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का दिखता है। इमेज ये हमने ड्रॉ कर दी है, ये आपने पहले भी देखी होगी, आगे भी आप देखोगे, डिटेल में देखोगे। यही सारी चीज टेक्स्ट में लिखी हुई है, टेक्स्ट को फटाफट से देख लेते हैं। देखो, नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो, द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। Along 30 degree north and 30 degree south are found the high pressure areas known as subtropical highs. Further polewards along 60 degree north and 60 degree south, the low pressure belts are termed as subpolar lows. Near the poles, the pressure is high and it is known as polar high. बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। जो सारी बातचीत हमने इस डायग्राम में की वही टेक्स्ट में लिखी हुई है। अच्छा, ये जो प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो रही हैं कि ये इक्वेटोरियल लो है, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, ये सब पोलर लो है, ये पोलर हाई है, ये जो प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो रही हैं ये प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट नहीं होती हैं। ध्यान रखना, दीज प्रेशर बेल्ट्स
आर नॉट परमानेंट इन नेचर। ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये ऑस्किलेट करती हैं, ये शिफ्ट करती हैं विद द एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। जब हमारा सन मूव करता है, एक्चुअली सन मूव नहीं करता है, अर्थ घूमती है, लेकिन समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि जब हमारा सन मूव करता है तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जाएगा, जब सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होंगी। और जब सन सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होंगी। इसके बारे में भी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है, समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा और वेट करो, इसी चैप्टर में इन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं ये परमानेंट नहीं होती हैं, ये शिफ्ट होती हैं विद द एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स के दौरान ये जो बेल्ट्स हैं ये साउथवर्ड शिफ्ट होती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स के दौरान नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने अभी अभी बात की है। और इसके साथ आज की बातचीत हम अपनी खत्म कर रहे हैं। देखो, ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको याद होनी चाहिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करो, इन प्रेशर बेल्ट्स के बारे में इन डिटेल आगे चलते हुए इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।